वानी को देख रूपाली गुस्से से आग बबूला हो रही थी। तभी रूपाली ने एक वेटर को अपने पास बुलाया और उसे कुछ पैसे और एक छोटी बोतल की शीशी देकर उसके कान में कुछ बोला, जिसके बाद वेटर अपना सर हाँ में हिलाकर वहां से चला गया। वेटर के जाने के बाद रूपाली अपने चेहरे पर शातिर मुस्कान लिए वानी को देखने लगी। रूपाली गुस्से में बोली, आकाश सिर्फ मेरा है और मेरे आकाश को मुझसे छीनने की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी, मिस गोल्डीगर। दूसरी तरफ रूही का सवाल सुनकर वानी और साक्षी दोनों एक दूसरे को देखने लगी। इससे पहले वो कुछ बोलती, सरस्वती जी उनके पास आ गई। सरस्वती जी को देख रूही की माँ उनको नमस्ते करती है। वही साक्षी और वानी दोनों उनके पैर छूती है, जिस पर ग्रेनी दोनों के सर पर हाथ फेरकर बोली, दोनों हमेशा खुश रहो मेरी प्यारी बच्चियों। तभी रूही की माँ बोली, नमस्ते काकी सा, जिसे सुन सरस्वती जी रूही की माँ की तरफ देखने लगी। रूही की माँ को देखकर वो मुस्कुराने लगी और बोली, कविता आप? रूही की माँ का नाम कविता गिरावल है। सरस्वती जी आगे बोली, क्या आप अकेली आई है? उद्धरण चिन्ह, जिस पर कविता जी अपने पास खड़ी रूही की तरफ देखकर बोली, नहीं काकी सा, हमारी बेटी साथ आई है। इतना बोल कविता जी रूही को सरस्वती जी के पैर छूने का इशारा करती है, जिसे समझ रूही जल्दी से झुककर उनके पैर छूती है और बोलती है, नमस्ते दादी। सरस्वती जी रूही को ऊपर से नीचे तक अच्छे से देखती है और मुस्कुराकर बोलती है, आपकी बेटी बहुत सुंदर है भाई, हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का समझे आप। जिसे सुन कविता जी मुस्कुराने लगी। वही रूही के होश उड़ चुके थे। वो अपना मुंह खोले अपनी माँ और सामने खड़ी सरस्वती जी को देख रही थी। रूही को ऐसे देख वानी और साक्षी को हंसी आ रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी हंसी को रोक लिया था। तभी रूही अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोली, माँ। जिस पर कविता जी बोली, वो बेटा हम आपको बताना भूल गए थे। उस दिन आपकी ब्लाइंड डेट खराब हो गई थी, इसलिए हमने सोचा कि आज ही आप दोनों को एक दूसरे से मिलवा दे। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले रूही कुछ बोल पाती कविता जी ने कहा, वैसे आदित्य कहाँ है? उद्धरण चिन्ह, जिस पर सरस्वती जी की नज़र थोड़ी दूर पर खड़े अमन और आदि पर पड़ी। सरस्वती जी आदि को आवाज लगाकर बुलाते हुए बोली, आदि बेटा यहाँ आओ। अपनी ग्रैनी की आवाज़ सुनते ही आदि बोला, आज ग्रैनी को क्या हुआ? मुझे इतने प्यार से बुला रही है, वरना तो निकम्मा गधा इसके सिवा कुछ बोलती ही नहीं थी। अमन बोला, वो तो उनके पास जाकर पता चलेगा, चलो। आदि ने कन्फ्यूजन में अपना सर हाँ में हिलाया और उनके पास जाने लगा। वही जैसे ही रूही आदि का काम नाम सुनती है उसकी धड़कनें बढ़ने लगती है। रूही स्लो मोशन में पीछे पलटी और जैसे ही उसने आदि को आते देखा शौक से उसकी आंखें बड़ी हो गई। वही वानी और साक्षी मुस्कुरा रही थी। आदि सरस्वती जी के पास पहुंचकर बोला, जी ग्रैनी आपने मुझे बुलाया? जिस पर सरस्वती जी बोली, हाँ, हम तुम्हें किसी से मिलवाना चाहते हैं। इतना बोल सरस्वती जी रूही की तरफ इशारा करके बोली, ये है रूही, जिसे हमने आपके लिए पसंद किया है और इसी से आपकी शादी भी होगी। जैसे ही अपनी ग्रैनी के हाथ की तरफ देखता है उसकी नज़र सामने खड़ी रूही पर जाती है, जिसे देख आदि चौंकते हुए बोला, ये लड़की, ग्रैनी आपने इसको मेरे लिए पसंद किया है? आप सोच भी कैसे सकती है इस बंदरिया की शक्ल वाली लड़की से मैं शादी करूंगा, जिसे बोलने तक की तमीज नहीं। जिस पर रूही बोली, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? वो तो हमने गलती से आपके साथ बदतमीजी से बात की, क्योंकि तब हमें पता नहीं था कि आप ही हमारे होने वाले पति हैं। जिसे सुन आदि बोला, अच्छा, मौका देखते ही रंग बदलना शुरू। लेकिन तुम एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगा। आदि ये सब बोल ही रहा था कि तभी वानी आदि को हिलाते हुए बोली, आदि भैया कहाँ खो गए आप? उद्धरण चिन्ह। वानी के हिलाने से आदि अपने होश में आया। वो अपने पास में खड़ी ग्रैनी को देख रहा था। आदि अपने मन में बोला, यार मतलब वो सब बस मेरी इमेजिनेशन थी। वही रूही का मुंह बना हुआ था, जो आदि को गुस्से में देख रही थी। अमन, जिसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, वो खुश होते हुए अपने मन में बोला, वाह ग्रैनी, क्या लड़की ढूंढी है आपने भाई के लिए, मजा ही आ गया। वही रूही और आदि दोनों एक दूसरे को गुस्से भरी नजरों से देख रहे थे। रूही आदि को देखते हुए अपने मन में बोली, इस दुनिया के सारे लड़के मार गए थे क्या जो पापा को यही मिला? दोनों को खोया देख वानी ने साक्षी को आंखों से इशारा किया। तभी साक्षी मुस्कुराते हुए रूही से बोली, रूही। जिसे सुन रूही साक्षी को गुस्से में घूरने लगी। तभी सरस्वती जी कविता जी से बोली, लीजिए ये रहे हमारे बच्चे। जिस पर वर्षा जी बोली, दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं। वैसे भाभी तो कब रूही के हाथ पीले करवा रही है आप?
वर्षा जी ने बोला ही था कि तभी रूही बोली, क्या शादी? रूही ने जल्दी से कविता जी हाथ पकड़ा और सबसे एक्सक्यूज मी कहकर उन्हें एक कोने में ले आई और झुंझलाते हुए बोली, यार मम्मा ये सब क्या है? आपने मुझसे कहा था कि आप दोबारा मेरी शादी की बात नहीं करेगी। रूही की बात सुनते ही कविता जी बोली, अरे जरा धीरे बोलो, अगर उन्होंने सुन लिया तो। रूही बोली, अरे सुनना है तो सुन ले, अगर आपको मेरी शादी करनी भी थी तो ठीक है, लेकिन इस बंदर के साथ, इसके साथ तो मैं बिल्कुल शादी नहीं करने वाली। जिसे सुन कविता जी बोली, अब ये रिश्ता तुम्हारे पापा ने देखा है और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर तुम चाहो तो अपने पापा से मना कर सकती हो। केविन जी बात पर रूही गुस्सा करते हुए बोली, लेकिन मम्मा आप जानती हो कि मैं उनसे मना नहीं कर सकती। जिस पर कविता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो अपनी मुस्कान को छुपाते हुए बोली, तो फिर इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, वैसे भी इतना प्यारा लड़का है, कोई अंधा ही उसे रिजेक्ट करेगा। अपनी माँ की बात सुन रूही चिढ़ गई और बोली, आपसे तो बात करना ही बेकार है। कविता जी प्यार से रूही के गाल पर हाथ रखकर बोली, बेटा एक बार उससे बात तो कर, कुछ दिन देख, फिर बादले हम बाद में देखेंगे। जिसे सुन रूही अपने मन में बोली, उस चिलगोजे को तो मैं अच्छे से जानती हूँ। यहाँ दोनों की बात सुन रही थी। वहीं दूसरी तरफ आदि सरस्वती जी से बोला, ग्रैनी ये सब क्या है? मैंने आपसे मना किया था ना। जिस पर सरस्वती जी आदि को डांटते हुए बोली, तुम तो चुप ही रहो, खुद से तो एक लड़की ढूंढी नहीं गई, और जब हमने इतनी फूल सी सुंदर लड़की तुम्हारे लिए ढूंढी तो उससे भी तुम्हें परेशानी है। जिस पर आदि बोला, लेकिन दादी मुझे शादी नहीं करनी। सरस्वती जी गुस्सा करते हुए बोली, अरे अब तो आकाश ने भी शादी कर ली, तुम कब करोगे बुढ़ापे में? आदि अपना मुंह बनाकर बोला, आप बार बार मुझे ताना क्यों मारती हो? सरस्वती जी बोली, ठीक है नहीं मरेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें रूही से शादी करनी पड़ेगी। और अगर तुमने मना तो दोबारा हमसे बात मत करना। कुछ देर सोचने के बाद आदि बोला, ठीक है, लेकिन मैं शादी अभी नहीं करूंगा, पहले मैं उसे जानूंगा। जिसे सुन सरस्वती जी बोली, ठीक है, लेकिन अगर बाद में अपनी बात से पलटे तो याद रखना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। दादी की बातें सुन आदि उदास हो गया और दोबारा से सबके पास वापस आ गया। अमन रूही और आदि को देखकर मन ही मन हंस रहा था। वही वानी और साक्षी दोनों सवालिया नजरों से एक दूसरे को देख रही थी। तभी कविता जी बोली, वो हमें लगता है कि दोनों बच्चों को एक दूसरे को पहले जान लेना चाहिए, उसके बाद हम आगे बात बढ़ाते। उनकी आवाज में थोड़ी शर्मिंदगी थी। जिस पर सरस्वती जी मुस्कुराकर बोली, आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली, हम भी आपसे यही बोलना चाहते थे। जिसे सुन सब मुस्कुरा दिए। और तभी सरस्वती जी आदि से बोली, तुम रूही के साथ रही और बातें करो, तब तक हम बाकियों से मिलकर आते हैं। इतना बोल सरस्वती जी, कविता जी और वर्षा जी वहां से चली गई। अब अमन, साक्षी, रूही, आदि और वानी बस वहां रह गए थे। वानी रूही को चिढ़ाते हुए बोली, ओह मतलब हमारी शेरनी भी शादी का जोड़ा पहनने वाली है। तभी साक्षी बोली, तो हमारी होने वाली जेठानी जी, आपको हमारे भैया कैसे लगे? कोट। जिसे सुन रूही बोली, तुम दोनों शांत हो जाओ वरना यही तुम दोनों को पीट दूंगी। तभी अमन बोला, भाई भाभी तो झांसी की रानी निकली। इतना बोलकर अमन हंसने लगा। जिसे सुन आदि अमन को घूर कर देखता है और बोलता है, अगर तूने अपनी बकवास बंद नहीं की मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। आदि को गुस्से में देख अमन बोला, यहाँ से बचकर निकल ले बेटा। इतना बोल अमन काम का बहाना बनाकर वहां से चला गया। अमन के जाने के बाद साक्षी और वानी भी बहाना बनाकर वहां से चली गई। तभी रेहान जी स्टेज में जाकर अनाउंसमेंट करते हुए बोले, हेलो एवरीवन, आप सबका आज शाम की पार्टी में स्वागत है। आज शाम की ये शानदार पार्टी मेरे दोनों बेटों की शादी की खुशी में रखी गई है और मैं सबको हमारी प्यारी बहुओं नहीं बेटियों से मिलवाना भी चाहता हूँ। विहान की अमन की तरफ देखकर बोले, वेलकम अमन रघुवंशी एंड साक्षी रघुवंशी। विहान जी की बात खत्म होते ही सब एक साथ तालियां बजाने लगे और इसी के साथ अमन और साक्षी स्टेज पर चले गए। अब वहां सबको आकाश का इंतजार था, क्योंकि सब ये जानना चाहते थे कि आकाश की शादी सच में हुई थी या फिर ये बस एक अफवाह थी। तभी विहान जी आगे बोले, सो वेलकम द CEO ऑफ रघुवंशी कॉर्पोरेशन, आकाश रघुवंशी एंड वनी रघुवंशी। विहान जी के इतना बोलते ही आकाश वानी का हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर लेकर आ गया। लेकिन वहां किसी ने भी ताली नहीं बजाई। सब वानी की सुंदरता देख रहे थे। वानी को देख सब उसकी खूबसूरती के दीवाने हो चुके थे। वही लड़कियां आकाश को देखकर पागल हो रही थी। सबके बीच में वानी को लेकर खुशर फुसुर चल रही थी। एक लड़की बोली, यार ये कितनी सुंदर है,
बिल्कुल परी की तरह, जिस पर उसके साथ वाली लड़की बोली, आकाश रघुवंशी से शादी करके तो इसकी की एसएमएटी ही चमक गई और कुछ वानी की बुराई कर रही थी। ऐसे ही सबके बीच में बातें चल रही थी। वही कुछ देर के सन्नाटे के बाद वहां एकदम से तालियों की आवाज गूंजने लगी। इस समय सबकी नज़र आकाश और वानी पर थी, जिस वजह से वानी घबरा रही थी, लेकिन आकाश के साथ होने से उसका डर कम हो गया था। आकाश और वानी दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। जिसे ऐसा करते देख वही दूर कोने से 6 जोड़ी आंखें वानी को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। मिसेज शर्मा, तनु और रूपाली का जल भूनकर बुरा हाल था। रूपाली गुस्से में अपने दांत पीसते हुए खुद से बोली, बस कुछ देर और उसके बाद मैं आकाश को तुझसे दूर कर दूंगी। तभी विहान जी बोले, सो लेट्स एंजॉय दिस पार्टी। उनके इतना बोलते ही सबने एक बार फिर से तालियां बजाईं। दूसरी तरफ मीरा अकेली बैठी बैठी बोर हो रही थी। वो खुद से बोली, यार ये रूही अब तक क्यों नहीं आई? बोलकर तो 5 मिनट का गई थी, लेकिन अब पूरा 1 घंटा हो चुका है उसे गए। लगता है अब मुझे ही उसे जाकर ढूंढना होगा। इतना बोलकर मीरा खड़ी हुई और रूही को ढूंढने चली गई, लेकिन चलते चलते हुए कुछ में पाँव फंस गया और वो फर्श में गिर गई। मीरा के गिरते ही आसपास के लोग उसे देखकर हंसने लगे। हाय है, जिसे देख मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसके पैर में मोच आ गई थी, इसी कारण वो खड़ी नहीं हो पा रही थी। तभी एक हाथ उसकी मदद के लिए आया, जिसे देख मीरा अपना सर ऊपर करके देखती है तो देखती रह जाती है। मीरा अपना एक हाथ उस आदमी के हाथों में देती है और खड़े होने की कोशिश करती है, लेकिन दर्द से उसकी चीख निकल जाती है। ये देखो, आदमी नीचे झुकता है और मीरा को अपनी बाहों में उठाकर वहां से लेकर चला जाता है। आखिर रूपाली कौन सी चाल चल रही है? आदि और रूही क्या मानेंगे अपने फैमिली की बात? आखिर मीरा की हेल्प किसने की? मीरा रूही की ढूंढ रही थी, जहां कुछ में पैर फंसने की वजह से मीरा फर्श पर गई थी, जिससे उसके पैर में मोच आ गई। वो खड़े होने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी एक हैंडसम आदमी सामने आता है और मीरा को अपनी बाहों में उठाकर वहां से ले जाता है। मीरा उसकी खूबसूरत काली आंखों में जैसे खो चुकी थी। उसे होश ही नहीं थी कि वो अभी एक अनजान आदमी ले बाहों में थी, वो भी सबके सामने। आसपास के सभी लोग उन्हें देख रहे थे। सबको इग्नोर कर वो मीरा को अपने साथ लेकर चला गया। मीरा की होश तब आया जब उसने मीरा को अपनी बाहों से नीचे उतारा। मीरा होश में आकर अपने चारों तरफ देखती है तो वो थोड़ा डर जाती है, क्योंकि मीरा इस टाइम एक खाली कमरे के बड़े से बेड पर बैठी थी। मीर का चेहरा डर से काला पड़ गया था। तभी मीरा को डरते देख उस शख्स ने कहा, देखो तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, वो तो तुम्हारे पैर में कुछ आ गई थी, मैं तो बस तुम्हारी कर रहा हूँ। इतना बोलकर आदमी कमरे में कुछ ढूंढने लगा। वही मीरा बेड पर बैठी उसकी सारी हरकतें देख रही थी। डर से मीरा की सांसें तेज हो गई थी। मीरा भगवान से प्रार्थना करके बोली, हे भगवान, आपने मुझे कहाँ फंसा दिया? ना तो मैं इस टूटे पैर से यहाँ से भाग भी नहीं सकती हूँ और ना चिल्लाकर किसी को बुला सकती हूँ। मीरा का चेहरा रोने सा गया था। तभी आदमी मीरा के सामने आकर बैठ गया और मीरा से बोला, अपना ड्रेस ऊपर करो। जिसे सुन मीरा डर से चौंकते हुए बोली, क्या? उद्धरण चिन्ह। मीरा को डरता देख उस आदमी ने कहा, अरे मेरा मतलब अपने पैर को ऊपर रखो और उसके ऊपर से अपनी ड्रेस हटाओ, मुझे तुम्हारी मोच पर स्प्रे लगाना है, इससे तुम्हारी मोच जल्दी ठीक हो जाएगी। पूरी बात सुनने के बाद मीरा को राहत की सांस आई। मीरा आराम से अपना पैर उठाती है और बेड पर रखकर अपना गरारा थोड़ा ऊपर करती है। मीरा के इतना करते ही सामने बैठा आदमी मीरा के पैर पर स्प्रे लगाता है, जिससे मीरा के मुंह से आह निकल गई। तभी उस आदमी ने मीरा से कहा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? सामने बैठे अनजान आदमी को अपने बारे में पूछता देख मीरा थोड़ा घबरा गई, जिस पर आदमी ने कहा, अरे इसमें डरने वाली क्या बात है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, अगर तुम्हें नहीं बताना तो कोई बात नहीं। इतना बोलकर वो मीरा के पैर को देखने लगा। मीरा अपने सामने बैठे आदमी को देख रही थी, जो दिखने में काफी हैंडसम और काइंड था। कुछ देर शांत रहने के बाद मीरा अपनी धीमी आवाज में बोली, मीरा। मीरा का नाम सुनते ही उस आदमी के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई, जिसे मीरा नहीं देख पाई थी। तभी मीरा ने थोड़ा डरते हुए पूछा, और आपका नाम? उद्धरण चिन्ह। मीरा की आवाज सुनकर उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा, वैसे तो मेरा नाम सोम है, लेकिन तुम मुझे छोटा डेविल बुला सकती हो। ये सोम था। जब इसने मीरा को देखा तो उसे देखता रह गया, लेकिन जब मीरा नीचे गिरी और उसके पैर में मोच आ गई तो उससे मीरा का दर्द देखा नहीं गया, और ना चाहते हुए भी सोम मीरा की तरफ खींचा चला गया। वही सोम की बातें सुन मीरा कंफ्यूज होकर खुद से बोली,
छोटा डेविल, भला ये कैसा नाम हुआ? मीरा को खुद से बड़बड़ाते देख सोम ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। जिसे पर मीरा अपना सर ना में हिलाते हुए बोली, कुछ नहीं, एक्चुअली थैंक यू हमारी मदद करने के लिए। जिसे सुन सोम ने मुस्कुराकर कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं। सोम मीरा के पैर को देखते हुए आगे बोला, और मेरी मानो तो आपको कुछ देर यहीं आराम करना चाहिए ताकि आपका दर्द कम हो जाए, क्योंकि मोच के कारण मीरा के पैर में सूजन आ गई थी। सोम की बात सुन मीरा हिचकिचाते हुए बोली, लेकिन हम यहाँ कैसे रुक सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। मीरा का भोलापन सोम को उसकी की तरफ आकर्षित कर रहा था। सोम ने मीरा की काजल से सनी काली आंखों में देखकर कहा, आप जब तक चाहे यहाँ रेस्ट कर सकती है, और हाँ अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दे। उसे मीरा पर बहुत प्यार आ रहा था। मीरा बोली, वो हम अपनी दोस्त को ढूंढ रहे थे। जिस पर सोम ने कहा, आप यहाँ आराम करिए, आप यहाँ सेफ है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं। सोम की बातें मीरा की दिल की छू रही थी, क्योंकि सोम पराया होने के बाद भी उसकी इतनी मदद कर रहा था। तभी सोम खड़ा हुआ और मीरा से बोला, आप आराम करिए, हम थोड़ी देर से आते हैं। इतना बोल सोम जाने लगा। तभी पीछे से मीरा की आवाज आई, एक मिनट रुकिए। आवाज को सुन सोम पलटा और मीरा को देखने लगा। तभी मीरा हिचकिचाते हुए बोली, वो हमें भूख लगी थी। इतना बोल मीरा ने अपना सर नीचे झुका लिया। सोम मीरा की मासूमियत देखकर अपने मन में बोला, यार ये कितनी क्यूट और मासूम है। तभी सोम अपने ख्यालों को झटकर मीरा से बोला, हाँ आप क्या खाना चाहेंगे? उद्धरण चिन्ह। सोम की बात सुन मीरा हैरानी से सोम को देखने लगी, क्योंकि उसे लगा था सोम उसे खाना के लिए मना कर देगा। सोम की हाँ सुनकर मीरा बोली, खाने में जो हो। और इतना बोल मीरा शांत हो गई और कुछ देर शांत रहकर आगे बोली, आइसक्रीम। सोम तो बस मीरा को देखे जा रहा था। सोम ने अपना सर हाँ में हिलाया और कमरे से बाहर चला गया। सोम के जाते ही मीरा ने चैन की सांस ली और खुद से बोली, मीरा तू पागल हो गई है। एक तो उस भले आदमी ने तेरी हेल्प की और तू उसी से अपने लिए खाना मंगा रही थी। मीरा आगे बोली, चलिए ठीक था, लेकिन आइसक्रीम की बोलने की क्या जरूरत थी? अब वो तो यही सोचेंगे ना कि तू उनका एडवांटेज उठा रही है। वही रूम से बाहर निकलने के बाद सोम मुस्कुराने लगा। सोम मुस्कुराते हुए खुद से बोला, मीरा कितना प्यारा नाम है, और वो तो खुद ही कितनी प्यारी है। कहते हुए सोम का हाथ उसके दिल पर चला गया। इसका मतलब हमारे कोल्ड हार्टेड पर्सन सोम का दिल भी चोरी हो गया, जिसे मीरा की मासूमियत, खूबसूरती और मासूमियत ने चुरा लिया था। उसके बाद कुछ सोचकर सोम वहां से चला गया। वही दूसरी तरफ आकाश और वाणी, अमन और साक्षी चारों कपल स्टेज पर खड़े थे और सब उन्हें आकर उनकी शादी के लिए विशेस दे रहे थे। उसके बाद आखिर में मिसेज शर्मा और मिस्टर शर्मा आए। मिसेज शर्मा को देखकर वाणी डर गई और उसने कसकर आकाश की बांह को लिया, जिसे देख आकाश ने मिस्टर शर्मा के हाथ से गिफ्ट लिया और मिसेज शर्मा को देखकर अपनी कोल्ड आवाज में बोला, अब आपको वाणी को फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब वो में अमानत है और मैं इसका ख्याल अच्छे से रखूंगा। आकाश की बात सुन मिस्टर शर्मा खुश हो गए। वही मिसेज शर्मा का चेहरा डर सा काला पड़ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो समझ गई थी कि आकाश ये सब बातें उन्हें सुनकर बोल रहा था। उसके बाद वो वहां से चले गए। तभी रूपाली अपने हाथ में गुलाब के फूल का सुंदर से बुके लेकर आकाश के पास आई और बुके को आकाश की तरफ बढ़ाकर बोली, कांग्रेट्स आकाश तुम्हारी पहली शादी के लिए। ये कहते हुए रूपाली के चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी, जिसे सुन वाणी गुस्से में रूपाली को घूरने लगी। वही रूपाली वाणी को फुल इग्नोर कर रही थी। तभी आकाश ने अपने बगल में खड़े अमन की तरफ देखा। इशारा मिलते ही अमन आकाश के पास आया और रूपाली के हाथ से फूल लेते हुए बोला, वो रूपाली दीदी, बिग ब्रो को गुलाब के फूलों से एलर्जी है, इसलिए वो इसे नहीं ले सकते। उद्धरण चिन्ह। वैसे फूल उतने खास तो नहीं आपकी तरह, फिर भी उसे लाने के लिए थैंक यू। अमन की बातें सुनकर रूपाली बुरी तरह चिढ़ गई। उसने गुस्से भरी एक नज़र वाणी पर डाली और अपने पैर पटकती हुई वहां से चली गई। वाणी रूपाली को जाते हुए देख रही थी। उसने धीमी आवाज में आकाश से पूछा, ये मेकअप की दुकान कौन थी? कोट। वाणी की बात सुन आकाश उसे देखने लगा। तभी अमन आगे आकर धीमे से बोला, भाभी वो बिग ब्रो की लवर, आई मीन एक्स लवर है। अमन की बात सुनते ही आकाश खा जाने वाली नजरों से अमन को घूरता है, जिसे देख अमन डर गया। वो आकाश को अपने दांत दिखाकर बोला, सॉरी ब्रो, गलती से मिस्टेक हो गई। वही वाणी आकाश को घूर रही थी। जब आकाश ने वाणी को खुद को घूरते हुए देखा तो उसने कहा, ऐसे क्या देख रही हो? कोट। जिस पर वाणी जबरदस्ती वाली मुस्कान अपने चेहरे पर लाकर बोली,
कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि और कितनी एक्स आने वाली है आपकी। इतना बोल वानी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फिर लिया। दरअसल जब वानी ले लवर सुना तो उसे जलन होने लगी। अब तो रूपाली के साथ वानी भी उसे घूर रही थी। तभी कुछ देर बाद दोनों कपल स्टेज से नीचे आ गए। आकाश वानी से बात करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वानी उससे गुस्सा थी, जिस पर आकाश अमन को घूरने लगा और बोला, इसी ने सब किया है, इसी तो मैं बाद में देखता हूँ, लेकिन अब जान को कैसे मनाऊं। आकाश ये सोच ही रहा था कि तभी उसे एक आइडिया आया, जिसके बाद आकाश मुस्कुराने लगा। आकाश ने अपना फ़ोन निकाला और किसी को कुछ मैसेज किया। आकाश के मैसेज करते ही पूरे हॉल में चारों तरफ अंधेरा छा गया, जिसे देख सब बातें करने लगे। तभी एक स्पॉटलाइट सीधा आकाश और वानी के ऊपर आई। अब सबकी नज़र उन दोनों पर थी। तभी वहाँ म्यूजिक प्ले हुआ। दहलीज पे मेरे दिल की जो राखी है तू कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम ना सीखा कभी जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। गाना चालू होते ही आकाश धीमे कदमों से चलकर वानी के पास आया और उसका एक हाथ अपने कंधे पर रख है और अपना एक हाथ वानी की कमर पर और वानी की आंखों में देखते हुए डांस करने लगता है। वानी तो सदमे में थी आकाश के इस रिएक्शन से। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तू कदम, तेरे नाम पर मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीख कभी जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। वानी और आकाश को डांस करते देख अमन और साक्षी भी एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ डांस करने लगे। दोनों जोड़े डांस करते हुए बहुत अच्छे लगे रहे थे। अब सभी की नज़र उन पर थी। तभी आगे की लाइंस बजने लगी। सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी है, सच्ची सी है ये तारीखें दिल से जो मैंने करी है। आकाश और वानी दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। उन्हें तो जैसे दुनियादारी से कोई मतलब ही ना हो। वही दूर खड़ी रूपाली और आकाश को चाहने वाली उन्हें साथ देखकर जलभून रही थी। जो तू मिला तो दुनिया है, दुनिया मेरी हमदम। ओ आसमां मिला जमीन को मेरी, आधे आधे पूरे हैं हम। तेरे नाम पर मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। आकाश वानी को गोल घुमाता है और उसके बाद अपने बिल्कुल करीब खींच लेता है। दोनों के बीच अब जरा भी फासला नहीं था। वही अमन और साक्षी भी फुल रोमांटिक मूड में डांस कर रहे थे। हाँ सीखा मैंने जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना कैसे जीना, ना सीख जीना तेरे बिना हमदम। दोनों कपल का डांस बहुत अच्छा था, जिसे वहां खड़े सब एंजॉय कर रहे थे। आकाश और वानी दोनों की एक दूसरे से सांसें टकरा रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में इतना खो चुके थे कि गाना बंद होने के बाद भी दोनों एक दूसरे के देख रहे थे। तभी तालियों से शोर से वानी अपने होश में आई और अब लाइट्स भी ऑन हो चुकी थी। वहां सभी आकाश के इस रूप को देखकर हैरान थे, क्योंकि यहाँ सब जानते थे कि आकाश खड़ूस और खतरनाक है, जिसे लड़कियों से सख्त नफरत है। लेकिन वानी के लिए उसका बर्ताव देख किसी को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। तभी वानी शर्माते हुए आकाश से अलग हुई और भागकर रूही और बाकियों के पास चली गई। वानी को जाते देख आकाश मुस्कुरा दिया। वही दूर खड़ी रूपाली अपने हाथ में पकड़ी ड्रिंक को गुस्से में फर्श पर फेंककर चली गई। रूपाली एक कोने में खड़ी होकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। तभी वही वेटर रूपाली के पास आया, जिसे देख रूपाली बोली, मैंने तुमसे जो कहा था वो तुम्हें याद है ना? जिस पर वेटर ने अपना सर हाँ में हिला दिया और वहां से चला गया। वेटर के जाने के बाद रूपाली घिनौनी मुस्कान के साथ बोली, लेट्स प्ले डार्लिंग। वही आकाश, अमन और आदि तीनों साथ खड़े थे और उनसे कुछ दूरी पर वानी, साक्षी और रूही खड़ी थी, जो तीनों अपनी अपनी बातों में मगन थी। लेकिन हमारे लड़कों की नज़र तीनों लड़कियों और थी। आकाश वानी को चोर नज़रों से देख रहा था, वही वानी भी छुप छुप कर आकाश को देखती और फिर जल्दी से अपनी नज़रें फिर लेती। लेकिन हमारे आदि भाई साहब के तो अलग ही जलवे थे। वो रूही को खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे। आदि कुछ सोचते हुए अपने मन में बोला, यार मुझे कुछ भी करके इससे अपनी शादी तुड़वानी होगी, वरना इसके साथ में भी पागल हो जाऊंगा। वही रूही आदि को देख अपने मन में बोली, मैं इस चिलगोजे को इतना परेशान करूंगी कि ये खुद ही मेरे पापा के पास आकर हमारी शादी के लिए मना कर देगा। यही सोचकर रूही खुश हो रही थी। वही दूसरी तरफ सोम अपने हाथ में खाने की प्लेट्स पकड़कर यहाँ वहाँ घूम रहा था, क्योंकि खाने में बहुत सारी डिशेज थी, जिन्हें देख सोम कंफ्यूज था कि तभी सोम अपने सर पर हाथ रखकर खुद से बोला, यार यहाँ तो बहुत सी डिशेज है, अब इनमें से मीरा जी के लिए मैं क्या लेकर जाऊं?
मुझे तो ये भी नहीं पता कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। तभी सोम ने खुद से जवाब देते हुए कहा, एक काम करता हूँ, सब थोड़ी थोड़ी रख लेता हूँ, उन्हें को पसंद आएगी वो खा लेगी। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल सोम खुशी खुशी एक प्लेट में खाना परोसने लगा। बड़ी मुश्किल से सोम ने खाना परोसा। उसके बाद सोम खुद से बोला, खाना हो गया अब आइसक्रीम। कहते हुए सोम आइसक्रीम काउंटर पर चला गया। लेकिन जैसे ही सोम आइसक्रीम काउंटर पर पहुंचा, उसे वहां अमन ने देख लिया, जो अभी वहां कुछ काम से आया था। सोम को आइसक्रीम काउंटर पास देखकर अमन हैरान हो गया। अमन खुद से बोला, ये सोम यहाँ क्या कर रहा है, और उसके हाथ में खाने की प्लेट। जाकर पता करना पड़ेगा। इतना बोल अमन मुस्कुराते हुए सोम के पीछे खड़ा हो गया। तभी उसने सोम की बातें सुनी, यार उन्हें कौन सा फ्लेवर पसंद होगा। कोट। तभी अमन पीछे से सोम के कान में बोला, उन्हें किसे। उद्धरण चिन्ह। अमन की आवाज सुनते ही सोम चौंक गया और पीछे पलटा। अमन को अपने सामने देख हड़बड़ाते हुए बोला, सर आप यहाँ। जिस पर अमन अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, तुम मेरे छोड़ो और अपना बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और ये प्लेट्स किसके लिए। हाँ। अमन को देख सोम हिचकिचाते हुए बोला, वो हाँ यहाँ ये बूढ़ी दादी है, उनसे ठीक से चला नहीं जा रहा तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनके लिए ये लेकर आऊं। जिसे सुन अमन शक भरी नजरों से सोम को देखता है और बोलता है, अच्छा क्या दादी आइसक्रीम भी खाती है। जिस पर सोम सफाई देते हुए बोला, हाँ लेकिन मैं जल्दी जल्दी में उनसे आइसक्रीम फ्लेवर पूछना ही भूल गया। कोट। जिसे सुन अमन बोला, तुम्हें देखकर लगता तो नहीं कि तुम सच बोल रहे हो। अमन की बातें सुन सोम की सांस उसके गले में अटक गई। तभी सोम बोला, सर आपको दादू बुला रहे हैं। जिस पर अमन पीछे पलटा है और अपनी नजरें घुमाकर दादू को ढूंढते हुए बोलता है, कहाँ है दादू, मुझे तो नहीं दिख रहे। इतना बोल अमन जैसे ही पीछे पलटा तो उसने देखा तो सोम वहां से गायब था। अमन सोम को चारों तरफ ढूंढता है लेकिन सोम उसे नहीं मिलता। अमन कुछ सोचते हुए खुद से कहता है, ये सोम अचानक से कहाँ गायब हो गया, मुझे तो जरूर दाल में कुछ काला लग रहा है, कहीं सोम किसी लड़की के चक्कर। इतना बोल अमन हंसने लगा और आगे बोला, सच कहते हैं लोग, एक लड़की अच्छों को सुधार देती है, और लगता है अब सोम का नंबर भी आ गया। वही सोम बचते बचाते अंदर आ गया। सोम ने गहरी सांस ली और खुद से बोला, बच गया बेटा सोम, वरना सर के सवालों के जवाब देते देते तेरी जान चली जाती। इतना बोल सोम ने जैसे ही दरवाजा खोला तो वो अंदर का नजारा देख उसे देखता रह गया। दूसरी तरफ आकाश कुछ बिजनेसमैन से बातें कर रहा था। तभी एक वेटर आकर आकाश को ड्रिंक देता है और वहां से चला जाता है। आकाश की अभी बातें करने में बिजी थी, उस पर ध्यान न देकर वो एक ही सांस में पूरी ड्रिंक पी लेता है, जिसके ऐसा करते ही आकाश को अचानक से उसका सर भारी लगने लगा। उसे अपने अंदर गर्मी महसूस हो रही थी। आकाश अपना सर पकड़कर खुद से बोला, ये अचानक से मुझे क्या हो रहा है। तभी आकाश अपने साथ खड़े लोगों से एक्सक्यूज करके वहां से ऊपर बने रूम्स की तरफ चला गया। रूपाली जो दूर खड़ी आकाश को देखकर मुस्कुरा रही थी, वो भी आकाश के पीछे पीछे चली गई। कुछ देर तक जब वानी को आकाश और रूपाली नीचे नहीं दिखे तो वो खुद से बोली, ये कहाँ गए। फिर कुछ देर चुप रहकर वानी आगे बोली, और वो मेकअप की दुकान भी कहीं दिख रही कहीं। उद्धरण चिन्ह। इतना सोचते ही वानी ने खुद को एक चपत लगाकर कहा, तू गधी कहीं की कुछ भी सोचती है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन फिर भी वानी का दिल नहीं मान रहा था। तभी वानी ने साक्षी से कहा, साक्षी हम अभी आते हैं। जिस पर साक्षी बोली, ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। जिस पर वानी अपना सर हाँ में हिलाकर आकाश को ढूंढने चली गई। तो क्या होने वाला है आगे की कहानी में? रूपाली कौन सी चाल चलने वाली है? क्या वानी आकाश को रूपाली से बचा पाएगी? आखिर सोम ने रूम में ऐसा क्या देखा जिसे देखो देखता रह गया? रूही आदि को परेशान करने के लिए कौन कौन सी शरारतें अपनाएगी? आकाश की ड्रिंक में क्या मिला था? रिसेप्शन पार्टी में ड्रिंक पीने के बाद आकाश का सर भारी लग रहा था, इसीलिए वो हॉल से रूम तरफ चला गया। आकाश को जाते देख रूपाली के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई और वो भी आकाश के पीछे चली गई। आकाश कॉरिडोर से होते हुए एक रूम में चला गया। जल्दीबाजी में वो अंदर से दरवाजा बंद करना भूल गया था। आकाश जाकर अपना कोट उतारता है और भारी आवाज में खुद से बोलता है, आह, ये अचानक से मेरा सर इतना भारी क्यों लग रहा है, और ये गर्मी। कहते हुए आकाश अपनी शर्ट की बटन खोलने लगता है। उसने आग का टेम्परेचर भी हाई कर दिया था, फिर भी आकाश को गर्मी लग रही थी। उसका पूरा बदन पसीने से भीग चुका था। आकाश का खुद पर से कंट्रोल खो रहा था।
तभी आकाश को याद आया कि थोड़ी देर पहले उसने ड्रिंक पी थी, जो याद आते ही आकाश की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो समझ चुका था कि किसी ने जानबूझकर उसकी ड्रिंक में नशीली दवा मिलाई थी। तभी दरवाजे पास से किसी लड़की के कदमों की आवाज़ आई। जब आकाश दरवाजे की तरफ देखता है तो उसे वहां रूपाली खड़ी दिखती है, जिसे देखकर आकाश अपनी गुस्से भरी आवाज में बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। लेकिन रूपाली के ऊपर उसका कोई असर नहीं हुआ। वो बल खाते हुए आकाश के पास आई और आकाश के सीने में अपना हाथ फिराते हुए बोली, बेबी तुम्हें क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। जिस पर आकाश रूपाली का हाथ खुद से दूर झटकते हुए बोला, दूर रहो मुझसे वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन आज रूपाली ने ठान लिया था कि वो आकाश को अपना बनाकर रहेगी। रूपाली शातिर हंसी हंसकर बोली, क्या बेबी, मैं तो यहाँ तुम्हारी मदद करने आई थी। देखो तुम कैसे पसीने से भीग चुके हो। रुको, हाँ मैं इसे पहुँच देती हूँ। इतना बोलकर रूपाली आकाश के चेहरे पर अपनी उंगली फिराने लगी। वो आकाश को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। तभी आकाश ने कसकर रूपाली का हाथ पकड़ लिया और अपने दांत पीसते हुए बोला, मतलब ये घटिया हरकत तुमने की है? जिस पर रूपाली बोली, तुमने मेरे पास कोई दूसरा रास्ता छोड़ा भी नहीं था। मैंने तुमसे शादी के कितने अरमान सजाए थे, लेकिन तुमने क्या किया? उस दो कोड़ी की लड़की जिसका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं, उसे शादी कर ली। रूपाली ने आकाश की कॉलर पकड़ ली और बोली, तुम्हें पता है जब मुझे इस बारे में पता चला मैं कितना रोई थी, लेकिन अब नहीं क्योंकि आज के बाद तुम मेरे हो जाओगे। इतना बोलकर रूपाली आकाश को बेड में धक्का दे देती है, जिससे आकाश खुद को संभाल नहीं पाता और सीधा बेड पर गिर जाता है। उसके बाद रूपाली धीमे से बेड पर चढ़ती है और आकाश को किस करने लगती है। आकाश, जिसका शरीर पहले से आग की भट्टी की तरह गर्म था, उसका खुद पर से कंट्रोल खोने लगा था। रूपाली आकाश के चेहरे के पास आई। वो जैसे ही आकाश के होठों पर किस करने के आगे बढ़ी कि तभी आकाश ने उसे जोर से धक्का दे दिया। आकाश भले ही खुद ड्रग्स के असर से तड़प रहा था, लेकिन उसने खुद पर काबू रखते हुए रूपाली को खुद से दूर करके बोला, अगर अब तुम यहाँ से नहीं गई तो तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हारे साथ क्या होगा। आकाश की बात सुनकर रूपाली मुस्कुराए और बोली, वही तो चाहती हूँ। इतना बोलकर रूपाली ने अपनी ड्रेस की जिप खोली। उसके बाद वो आकाश की तरफ बढ़ी। वहीं आकाश को वानी का ख्याल आ रहा था। आकाश ने खुद से कहा, मैं जान को धोखा नहीं दूंगा, भले ही उसके बदले मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। कोट। दरअसल रूपाली ने आकाश को जो ड्रग्स दिया था, उससे आदमी की काम शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी, और जब तक वो किसी के साथ इंटीमेट नहीं होता था तब तक वो उस ड्रग्स के नशे के कारण तड़पता रहता था। रूपाली आकाश को लालच भरी नजरों से देख रही थी। आकाश के 8 एब्स उसके सामने थे जिन्हें वो छूना चाहती थी, लेकिन नशे में होने के बाद भी वो आकाश का एडवांटेज नहीं उठा पा रही थी। आकाश से इस बार भी रिजेक्ट होने के कारण रूपाली गुस्से से भर चुकी थी। वो बोली, आखिर तुम्हें घमंड किस बात का है? मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो तुम भाव खाओगे, लेकिन एक बात याद रखना आकाश रघुवंशी, चाहे कुछ हो जाए तुम्हें तो मैं पाकर ही रहूंगी। इतना बोल रूपाली आकाश के ऊपर झपट पड़ी। रूपाली ने खुद को आकाश के शरीर से चिपका लिया था। अब आकाश का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच चुका था। उसने गुस्से में रूपाली को खुद से दूर धकेल दिया, जिससे वो बेड से सीधा फर्श पर जा गिरी। इससे पहले वो खड़ी होती, उसे बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर रूपाली डर गई। लेकिन इससे पहले वो कुछ करती दरवाजा एकदम से खुला, जिसे देख रूपाली दंग रह गई क्योंकि उसके सामने वानी खड़ी थी, जो गुस्से से लाल हो चली थी और रूपाली को घूर रही थी। वानी को देखने के बाद रूपाली ने दरवाजा की तरफ देखा और खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, दरवाजा तो मैंने अंदर से बंद किया था, फिर ये अंदर कैसे आई? उद्धरण चिन्ह। जिसे वानी ने भी सुन लिया। वानी रूपाली को देखते हुए गुस्से में बोली, दरवाजा तोड़कर। वानी आगे बोली, तू चुड़ैल, तुझे क्या लगा ये मामूली सा दरवाजा मुझे रोक सकता है? शायद तुझे पता नहीं हम जैसलमेर के हैं। वानी झुकी और रूपाली के बालों को पकड़कर बोली, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे पति पर डोरे डालेगी? वानी का इतना खतरनाक रूप देखकर रूपाली डर गई थी। रूपाली डरते हुए बोली, वो आकाश मुझे जबरदस्ती लेकर आया था और उसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश भी की। रूपाली मासूम होने का नाटक कर रही थी, जिसे देख वानी बोली, तुझे क्या मैं बेवकूफ़ दिखती हूँ? मुझे अच्छे से पता है कौन किसके साथ बदतमीजी कर रहा था। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर वानी ने एक नज़र आकाश की तरफ देखा, जो बेड पर करवट बदल रहा। उसकी हालत बिन पानी की मछली जैसे ही गई थी और जिसका चेहरा दर्द से पीला पड़ चुका
आकाश को ऐसी हालत में देखकर वाणी का गुस्सा और बढ़ गया। वाणी बोली, कामिनी, अगर तेरी वजह से मेरे पति को कुछ भी हुआ तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उद्धरण चिन्ह कहते हुए रूपाली के बालों को झटके से छोड़ दिया। रूपाली के मुंह चीख निकल गई। इससे पहले वाणी उसे और कुछ कर पाती। रूपाली जल्दी से खड़ी हुई और कमरे से अपनी जान बचाकर भाग गई। लेकिन वाणी रूपाली के पीछे जाने के बजाय आकाश के पाए और उसे छूकर देखने लगी। जैसे ही वाणी ने आकाश को छुआ, आकाश ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद किए हुए बोला, चुपचाप यहाँ ये चली जाओ। जिसे सुन वाणी बोली, आकाश जी, ये हम हैं आपकी वाणी। जैसे ही वाणी की आवाज आकाश के कानों में पड़ी, उसने फौरन वाणी का हाथ छोड़ दिया और अपनी मदहोश करने वाली आवाज में बोला, जान, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। आकाश की बात सुनकर वाणी बोली, इतने दर्द में होने के बाद भी इन्हें मेरी फिक्र है। उसके बाद वाणी आकाश से बोली, हमें पता है आप कभी हमें धोखा नहीं देंगे। उसके बाद वाणी ने आकाश को ऊपर से नीचे तक देखा। आकाश पसीने से पूरा तरबदर हो चुका था। उसकी शर्ट की बटन खुली थी। जिन्हें देख वाणी खुद से बोली, इनका शरीर तो आग की तरह गर्म है, अब मैं क्या करूं। उद्धरण चिन्ह कुछ देर तक सोचने के बाद वाणी खड़ी हुई और जल्दी से आकाश को उठाकर उस कमरे के बगल वाले कमरे में लेकर चली गई, क्योंकि इसका दरवाजा वाणी ने तोड़ दिया था। आकाश को ले जाते हुए वाणी बोली, अरे यार, किस चक्की का आटा खाते हैं, ये कितने भारी है। जिसे तैसे करके वाणी आकाश को दूसरे कमरे में लेकर आई और आकाश को लेकर बेड पर लिटा दिया। उसके बाद दरवाजे को अंदर से बंद करके उसने सबसे पहले आकाश की शर्ट उतारी और उसे जीते उतारकर आकाश के पसीने को अपनी साड़ी के पल्लू से पोंछने लगी। उसे आकाश की फिक्र हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर आकाश को हुआ क्या है। वाणी परेशान होकर खुद से बोली, अब मैं क्या करूं। एक काम करती हूं, किसी को हेल्प के लिए बुलाकर लाती हूं। इतना बोल वाणी जैसे ही खड़ी हुई कि आका ने उसका हाथ पकड़ी लिया और बोला, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। आकाश की ऐसी हालत वाणी से देखी नहीं जा रही थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, आकाश की गर्मी बढ़ती जा रही थी। तभी कुछ सोचकर वाणी ने आकाश को सहारा देकर खाद किया और बोली, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। इतना बोलकर वाणी आकाश को लेकर बाथरूम के चली गई और ठंडे पानी से भरे टब में आकाश को बैठा दिया। उसके बाद वो जैसे ही वहां से जाने को हुई, आकाश ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लिया, जिससे वाणी आकाश की गोद में जा रही थी। तभी आकाश अपनी आधी आंखें खोलकर वाणी को देखते हुए धीमी आवाज में बोला, जान, मुझसे दूर मत जाओ। आई रियली वॉन्ट यू। इतना बोल आकाश ने वाणी के गुलाबी होठों पर अपने होठ रख और उसे किस करने लगा। वाणी भी अब आकाश की हालत समझ चुकी थी, इसलिए उसने आकाश को खुद से दूर नहीं किया और वो भी आकाश को किस करने लगी। वाणी को आकाश के शरीर की गर्माहट अपने शरीर में महसूस हो रही थी। बाथटब का ठंडा पानी भी उसे शांत नहीं कर पाया था। वही आकाश की किस अब धीरे धीरे पसीनेट होती जा रही थी। वो वाणी को किस करने के साथ साथ उसे बाइट भी कर रहा था, जिससे वाणी को अब दर्द हो रहा था। आकाश के हाथ वाणी की कमर पर चल रहे थे। कुछ देर बाद आकाश ने वाणी के होठों को छोड़ा और बिना रुके वाणी की गर्दन पर किस करने लगा। वाणी के मुंह से दर्द से आह निकल रही थी। कुछ देर में आकाश ने वाणी की साड़ी उससे अलग कर दी। तभी वाणी दर्द भरी आवाज में बोली, आकाश, मुझे दर्द हो रहा है। वाणी की बात सुनकर भी आकाश नहीं रुका। वो अब उसकी गर्दन के साथ उसकी पूरी बॉडी पर किस कर रहा था। ड्रग्स के नशे के कारण उसे कुछ होश नहीं था। तभी आकाश खड़ा हुआ और वाणी को अपनी गोद में उठाकर उसे बाथरूम से बाहर ले आया। वाणी के शरीर में आकाश की किसेस और बाइट्स के निशान थे। फिलहाल आकाश का ध्यान उन पर नहीं था। आकाश ने वाणी को बेड पर लेटाया और खुद उसके ऊपर आकर उसे दोबारा किस करने लगा। वाणी की छुअन उसके शरीर पर बर्फ का काम कर रही थी, जिससे आकाश को सुकून मिल रहा था। तभी आकाश ने वाणी के कपड़े हटा दिए, जिसके ऐसा करते ही वाणी शर्मा गई। वो आकाश से बोली, आकाश, प्लीज अपने होश में आओ, वरना बाद में पछताओगे। जिस पर आकाश ने वाणी को खुद से लपेट लिया और बोला, मैं अब खुद पर और कंट्रोल नहीं कर सकता, सॉरी। इतना बोलकर आकाश ने लाइट्स ऑफ की और वाणी को प्यार करने लगा। ड्रग्स के नशे में आकाश ने वाणी को हद भी किया था, जिसका उसे अभी बिल्कुल भी एहसास नहीं था। आकाश और वाणी दोनों इंटीमेट हो चुके थे। पूरे कमरे में उनकी आवाज गूंज रही थी। कुछ देर बाद अब वाणी पूरी तरह से थक चुकी थी। उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। उसने आकाश से कहा, रुक जाओ आकाश प्लीज। वाणी की आवाज में दर्द झलक रहा था, जिसे सुन आकाश रुक गया।
वही वानी अपने शरीर पर बने निशान देखने लगी जहां कई जगह आकाश के काटने के निशान थे। अब वानी को रूपाली के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वानी समझ चुकी थी कि रूपाली ने आखिर ये सब क्यों किया था, वो उसे उसके आकाश को छीनना चाहती थी। यही सोचते हुए वानी का खूबसूरत चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था, लेकिन अब उसके शरीर में एक भी जान बाकी नहीं थी। वही जब आकाश के अंदर की गर्मी शांत हो गई तो उसे कुछ अच्छा महसूस हुआ। उसने गहरी सांस ली और वो वानी के ऊपर ही सो गया। वही वानी की आंखों के किनारे से आंसू निकल रहे थे। आकाश नींद में बदबड़ रहा था, सॉरी जान। जिसे जब वानी ने सुना तो उसने आकाश को ठीक से सुलाया और गुस्से में खुद से बोली, जिसकी वजह से आपकी ऐसी हालत हुई उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। इतना बोलकर वानी भी आकाश की बाहों में सो गई। उद्धरण चिन्ह। तो आखिर क्या होने वाला है आगे की कहानी में? क्या होगा जब आकाश की नींद खुलेगी? क्या उसे अपने किए पर पछतावा होगा? और वानी रूपाली के साथ अब क्या करेगी? क्या रूपाली खुद को वानी और आकाश के गुस्से से बचा पाएगी? अगली सुबह क्या होने वाला है? वानी ने रूपाली से आकाश को बचा लिया था। वही दूसरी तरफ जैसे ही सोम रूम का दरवाजा खोलता है वो अपने सामने का नज़ारा देखकर चौंक जाता है। सोम अपनी फटी आंखों से सामने मीरा को देख रहा था, जो इस समय अपने बेड पर उल्टी लेटी थी और पागलों जैसे हरकतें कर रही थी। जिसे देखते हुए सोम रूम में अंदर आया और परेशान होकर मीरा से बोला, मीरा जी आपको कुछ हुआ है क्या? उद्धरण चिन्ह। सोम की आवाज़ सुनते ही मीरा उठकर बैठ गई और सोम को देखने लगी। मीरा हैरान होते हुए सोम से पूछती है, आप कब आए? उद्धरण चिन्ह। जिस पर सोम बोला, जब आप बिस्तर पर लेटकर घूम रही थी। सोम की बात सुनते ही मीरा को शर्मिंदगी महसूस होने लगी। मीरा ने अपना सर नीचे झुका लिया। उसका मन कर रहा था वो किसी बिल में जाकर अपना मुंह छुपा ले। मीरा को एम्बेरेस होते देख सोम बोला, वैसे आप क्या कुश्ती प्लेयर है? कोट। जिसे सुन मीरा नासमझी से बोली, क्या? नहीं तो। सोम मीरा का मजाक उड़ाकर बोला, वो आप ऐसी हरकतें कर रही थी ना तो मुझे लगा कि शायद आप कुश्ती की प्रैक्टिस कर रही हो। इतना बोलकर सोम दबी हंसी हंसने लगा। सोम को खुद के ऊपर हंसते देख मीरा बोली, वो हमें भूख लगी थी और हमारे पेट में चूहे बिल्ली कूद रहे थे। उद्धरण चिन्ह। मीरा की बातें सुन सोम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे मीरा छोटे बच्चे जैसे मासूम लग रही थी। तभी सोम अपने हाथ में पकड़ी खाने की प्लेट को मीरा की तरफ बढ़ाकर बोला, ओह मैं तो भूल ही गया था, ये आपके लिए। इतना बोल सोम मीरा को खाने की प्लेट दे देता है, जिसे देखते ही मीरा के मुंह में पानी आ गया। खाने में पूरी, मटर पनीर के अलावा कुछ फ्रेंच डिशेज भी थी, जिन्हें देख मीरा खुश हो गई। मीरा को वैसे भी भूख लगी थी, इसलिए उसने जल्दी से खाना खाना शुरू कर दिया। वही सोम मीरा को देख रहा था। तभी खाना खाते खाते मीरा अचानक से रुक गई और अपने मन में बोली, डफर, उस भले आदमी ने तेरे लिए इतना सब किया और तूने उसे एक बार भी खाने के लिए नहीं पूछा, अब क्या सोचेगा वो मेरे बारे में? इतना बोल मीरा सोम की तरफ देखती है, जो उसे ही देख रहा था। जिसे ऐसा करते देख मीरा अपने मन में बोली, लगता है इस बेचारे को भी भूख लगी है, इसलिए वो मुझे ऐसे देख रहा है। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं खाने के लिए उससे पूछूं? उद्धरण चिन्ह। मीरा अभी सोच ही रही थी कि तभी सोम ने कहा, क्या हुआ? तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? जिस पर मीरा जल्दी से अपना सर ना में हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं, खाना बहुत अच्छा है। फिर मीरा कुछ देर शांत रहकर आगे बोली, आप खाना खाएंगे? मीरा की बात सुन सोम ने कहा, नहीं। सोम की ना सुनकर मीरा को थोड़ी शांति मिली। उसके बाद मीरा ने खाना खाया और सोम से बोली, हमारी आइसक्रीम। मीरा की बात सुनते ही सोम ने 4 आइसक्रीम मीरा के सामने रख दी, जो स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, वेनिला और पाइन एप्पल फ्लेवर की थी। आइसक्रीम देखकर मीरा बोली, हमने सिर्फ एक आइसक्रीम मांगी थी। कोट। जिसका जवाब देते हुए सोम ने कहा, वो मुझे पता नहीं था कि आपको कौन सी फ्लेवर वाली आइसक्रीम पसंद है, इसलिए मैं चारों लेकर आ गया। उद्धरण चिन्ह। सोम की बातें सुनकर मीरा को उस पर प्यार आ रहा था। मीरा खुश होते हुए अपने मन के बोली, हाय कितना प्यारा बंदा है, और साथ में हैंडसम भी। जो भी इसकी गर्लफ्रेंड होगी वो बहुत खुशनसीब होगी। इतना सोचकर मीरा ने पाइन एप्पल फ्लेवर वाली आइसक्रीम उठाए और उसे खाते हुए बोली, थैंक यू, लेकिन मैं इन्हें वेस्ट नहीं जाने दे सकती, इसलिए मैं चारों आइसक्रीम खा लूंगी। जिसे सुन सोम हैरानी से बोला, आप अकेले चारों? सोम की बातें सुनकर मीरा बोली, हाँ, क्या आपको भी एक चाहिए? मीरा ये कह जरूर रही थी लेकिन उसका मन सोम को आइसक्रीम देने का बिल्कुल भी नहीं था। तभी सोम बोला, अरे नहीं नहीं, आप खाए,
कहते हुए सोम मीरा के बगल में बैठ गया। और वही मीरा बेफिक्र होकर आइसक्रीम खाने लगी, जिसे देख सोम के दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। सोम अपने मन में बोला, ये कितनी प्यारी है, बाकी लड़कियों की तरह दिखावा करना तो इसको आता नहीं। उद्धरण चिन्ह। सोम मीरा के होठों को देख रहा था। मीरा को आइसक्रीम खाते देख सोम का मन में भी खाने को होने लगा, लेकिन आइसक्रीम नहीं, मीरा के गुलाबी होठ। सोम अपने मन में बोला, ये तो खुद आइसक्रीम की तरह है, कहीं मैं अपना कंट्रोल ना को दूं। वही मीरा बड़े चाव से आइसक्रीम खाने में बिजी थी। तभी उसने आइसक्रीम खाते हुए सोम से कहा, वैसे आपका नाम छोटा डेविल किसने रखा है? आप तो बहुत काइंड और अच्छे हैं। मीरा अपने मन में आगे बोली, और हैंडसम भी। मीरा की बातें सुनकर सोम सोचने लगा कि कैसे लोग उसके नाम से डरते हैं, और सोम भी इतना खतरनाक है कि किसी को मारने में वो एक सेकंड भी नहीं सोचता। आकाश के ऑर्डर मिलते ही सोम सबका काम तमाम कर देता था। वही ये लड़की उसे काइंड और अच्छा बोल रही है। मीरा की बातें सुनकर सोम हंसने लगा। दूसरी तरफ आदि और रूही दोनों साथ में खड़े थे और एक दूसरे को देख रहे थे। तभी रूही आदि को देखकर अपने मन में बोली, अरे यार, अब मैं इससे पीछा कैसे छुड़ाऊं? उद्धरण चिन्ह। वही आदि भी अपने मन में रूही से पीछा छुड़ाने की बात कर रहा था, लेकिन दोनों चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि दोनों के ऊपर दो जासूसों ने नजर जो रखी थी। सरस्वती जी और कविता जी दोनों दूर खड़े होकर उन्हें देख रही थी, ताकि वो दोनों यहाँ से कहीं भी भागे ना। रूही अपने चेहरे पर नकली मुस्कान लाकर आदि से बोली, तुम चिलगोजे, चुपचाप मुझसे शादी के लिए मना कर दो, वरना मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। रूही की बात सुनकर आदि को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अपने गुस्से की दबाकर आदि भी अपने चेहरे में नकली मुस्कान लाकर बोला, अगर मैं चिलगोजा हूं तो तुम भी पीपल के पेड़ पर उल्टा लटकने वाली चुड़ैल से कम नहीं। और रही बात शादी तोड़ने की, तो अब तो तुम ही इस रिश्ते के लिए मना करोगी। रूही गुस्से के आदि को उंगली दिखाने वाली थी कि तभी आदि ने रूही को अपनी आंखों से दूर खड़ी सरस्वती जी और कविता जी की इशारा कर दिया, जिन्हें देखकर रूही अपना गुस्सा पी गई। उसने आदि के गाल पर हाथ रखकर कहा, तुम्हें क्या लगता है अगर हमारी शादी हुई तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? जिस पर आदि भी उसी लहजे में बोला, कोई नहीं बेबी, मैं शादी के बाद सब ठीक कर दूंगा। दोनों को एक दूसरे से बात करने का कोई मन नहीं था, लेकिन फिर भी अपनी फैमिली को दिखाकर दोनों बातें कर रहे थे। इस टाइम उनके चेहरे के रिएक्शन देखकर कोई भी हंस देता। वहीं दूर खड़ी सरस्वती जी और कविता जी उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी सरस्वती जी बोली, हमारे दोनों बच्चे साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल राम मिलाई जोड़ी। जिस पर कविता जी बोली, आप सही कह रही है, अब बस हमें अच्छा सा मुहूर्त देखकर इन दोनों की शादी करा देनी चाहिए। कविता जी आगे अपने मन में बोली, वरना पता नहीं ये लड़की क्या कांड करेगी। उद्धरण चिन्ह। सरस्वती जी भी कविता जी की हाँ में हाँ मिलाकर बोली, आप सही कह रही है, हम कल ही पंडित जी को बुलाकर अच्छा सा मुहूर्त निकलवाकर दोनों की सगाई करवा देंगे। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद दोनों मुस्कुराने लगी। वही इन सबसे अनजान रूही और आदि एक दूसरे से अपना पीछा छुड़ाने का प्लान सोच रहे थे। वही दूसरी तरफ रूपाली आकाश के कमरे से निकलकर सबसे छुपते छुपाते होटल से बाहर निकल गई, और वही एक दूसरे होटल में अपने लिए रूम बुक कर लिया था, क्योंकि रूपाली को डर था कि आकाश और वानी उसे छोड़ेंगे नहीं। डर से रूपाली का पूरा शरीर कांप रहा था, उसे रह रहकर वानी की बातें याद आ रही थी। कुछ सोचकर रूपाली ने अपना फ़ोन बाहर निकाला और किसी को कॉल करने लगी। कुछ रिंग जाने के बाद दूसरी तरफ एक मर्दाना आवाज़ आई, काम हो गया। जिस पर रूपाली ने एक हाथ से अपना सर पकड़ते हुए कहा, नहीं। जैसे ही मैं कुछ करने वाली थी कि तभी उसकी बीवी वहां आ गई। तभी फ़ोन के दूसरी तरफ से गुस्से भरी आवाज़ आई, तुम्हें एक काम कहा था, वो भी तुमसे ढंग से नहीं हुआ। क्या ऐसे आधे अधूरे काम करके हमारा प्लान पूरा होगा? उस आवाज़ को सुनकर रूपाली डर गई। उसने कहा, सच में इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन उसकी सो कॉल्ड बीवी उसका पीछा ही नहीं छोड़ती। उद्धरण चिन्ह। फ़ोन के दूसरी तरफ से आवाज़ आई, अब लगता है टारगेट उसकी बीवी को बनाना पड़ेगा। जिसे सुन रूपाली ने कहा, वो जितनी भोली सूरत से दिखती है उतनी है नहीं, वो भी उसी आकाश की तरह ही है खतरनाक। उसका गुस्सा देखकर तो एक मिनट के लिए मुझे लगा वो आकाश ही है। रूपाली की बात सुनकर फ़ोन के दूसरी तरफ वाला आदमी हंसने लगा। उस आदमी ने कहा, लगता है एक बार उससे मिलना पड़ेगा, उसका नाम क्या है? उद्धरण चिन्ह। जिस पर रूपाली ने गुस्से में कहा, वानी शर्मा। वानी का नाम सुनते ही फ़ोन के दूसरी तरफ से आवाज़ आई, वानी, नाइस नेम। जिसे सुन रूपाली नासमझी से बोली, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है?
उद्धरण चिन्ह। जिस पर उस आदमी ने कहा, तुम अपना छोटा सा दिमाग अपने आकाश को पाने में लगाओ, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और हाँ, जब तक मैं खुद तुम्हें कॉल ना करूं तब तक मुझे कॉल मत लगाना। इतना बोलकर उस आदमी ने कॉल काट दिया और रूपाली गुस्से भरी नजरों से अपने फोन को घूरती रह गई। रूपाली ने अपने दांत पीसते हुए खुद से कहा, वानी शर्मा, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी। तभी रूपाली के ड्राइवर ने कहा, मैम हम होटल पहुंच गए हैं। ड्राइवर की बात सुनकर रूपाली कार से नीचे उतरी और स्कार्फ से अपना मुंह छुपाकर होटल के अंदर चली गई ताकि उसे कोई पहचाने ना। दूसरी तरफ मुंबई में एक बड़े से आलीशान बंगला, जिसके चारों तरफ गार्ड्स का पहरा था। वही बंगले के अंदर एक बड़े से कमरे में एक 28 साल का आदमी बैठा था, जिसके चेहरे पर शातिर मुस्कान थी और वो अपने हाथ में पकड़े फोन को घुमा रहा था। कमरे में अंधेरा था जिस कारण उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी बॉडी देखकर साफ पता चल रहा था कि वो दिखने में काफी हैंडसम होगा। उस आदमी ने कहा, आकाश रघुवंशी, कब तक बचोगे? हमेशा तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देगी। कोट। उसके चेहरे पर शातिर मुस्कान थी। उसके बाद उसने अपने को देखकर कहा, लगता है अब समय आ गया है सामने से हमला करने का। कुछ सोचकर उसने किसी को कॉल किया। कॉल उठते ही उस आदमी ने किसी को ऑर्डर देते हुए कहा, मुझे 1 घंटे के अंदर वानी शर्मा की पूरी डिटेल्स चाहिए, उसका पास्ट प्रेजेंट सब। तभी फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, और बॉस, इतना कहकर कॉल कट गया। उस आदमी ने कहा, वानी शर्मा, बहुत जल्द ही हमारी मुलाकात होगी। इतना बोलकर वो हंसने लगा। तो क्या होने वाला है आगे की कहानी में? क्या रूपाली वानी से बच पाएगी? आखिर रूपाली किस आदमी से बात कर रही थी? क्या वानी के ऊपर आने वाली है कोई बड़ी मुसीबत? आखिर कौन है वो आदमी, और वो वानी के बारे में क्यों पता लगा रहा है? अगली सुबह आकाश की नींद उसके फोन के बजाने की आवाज से टूटी। आकाश उठा और अपना सर पकड़कर खुद से बोला, आह, मेरा सर। उसने इतना बोला ही था कि तभी उसकी नज़र अपने सामने लेटी वानी पर पड़ी, जो इस समय बिना कपड़ों के बेड पर सो रही थी। वानी को ऐसे देख आकाश हैरान रह गया और कल रात की सारी बातें याद करने लगा। लेकिन बहुत याद करने के बाद भी उसे याद आया कि कल रात उसे किसी ने धोखे से ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर पिला दिया था, जिसके याद आते ही आकाश का चेहरा पीला पड़ गया। उसे याद आया कि कल रात उसने वानी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। वो किसी हैवान की तरह वानी से इंटीमेट हुआ था। तभी आकाश की नज़र वानी के खुले शरीर पर गई, जहां आकाश के काटने के और उंगलियों के निशान थे, जो अब नीले पड़ चुके थे। वानी का चेहरा मुरझाया लग रहा था, जिसे देख आकाश को खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा था। आकाश ने गुस्से में खुद से कहा, मैं इतना हैवान कैसे हो सकता हूँ? मैंने अपनी जान को हर्ट किया। आकाश के चेहरे से उसका गिल्ट साफ दिख रहा था। आकाश ने हल्के हाथों से वानी के शरीर पर नीले पड़े निशानों को छुआ और खुद से बोला, सॉरी जान। आकाश वानी को देख ही रहा था कि तभी फोन की आवाज से उसका ध्यान टूटा। आकाश खड़ा और टॉवल लपेटकर बालकनी में चला गया। आकाश ने जब अपना फोन देखा तो उसमें अमन, आदि और सोम तीनों की मिस्ड कॉल्स डली थी, जिन्हें देख आकाश की आंखें चौड़ी हो गई। तभी आकाश ने सोम को कॉल लगाया। एक रिंग जाते ही सोम ने कॉल उठा लिया और परेशान होकर बोला, सर आप कहाँ हैं? हम सब कल रात से आपको ढूंढ रहे हैं। सोम आगे बोला, और मैम का भी कुछ पता नहीं चल रहा, सब आप दोनों के लिए परेशान हो रहे हैं। सोम की बातें सुनकर आकाश बोला, मैं यही पैलेस में हूँ और वानी भी मेरे साथ है। आकाश की बात सुनकर सोम को राहत मिली, क्योंकि जब से उसे पता चला था आकाश और वानी के गायब होने के बारे में, तब से बेचारा सोया ही नहीं था। तभी आकाश बोला, आधे घंटे के में सब मुझे फार्म हाउस में मिलो। जिसे सुनकर सोम सवालिया लहजे में बोला, इतनी सुबह फार्म हाउस? उद्धरण चिन्ह। जिस पर आकाश कोल्ड आवाज में बोला, जितना तुमसे बोला जाए उतना करो। इतना बोलकर आकाश कॉल काट देता है। वही सोम अपने फोन को देखकर बोला, यार ये सर को अचानक से हो क्या जाता है, मेरे तो समझ से ही बाहर है। इतना बोलकर सोम आदि और अमन के पास जाने लगा। दूसरी तरफ आकाश बालकनी से रूम में वापस आ गया। वो एक नज़र बेड पर सो रही वानी को देखता है, फिर बाथरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद वानी की नींद खुलती है। जैसे ही वानी बेड से उठने को हुई, उसे अपनी पूरी बॉडी में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ, जिससे वानी के मुंह से आह निकल गई। वानी ने एक नज़र खुद को देखा, जिसे देख उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी अपने आंसू पोंछकर वानी आकाश को ढूंढते हुआ खुद से बोली, आकाश कहाँ चले गए? उद्धरण चिन्ह। वानी अभी ये सोच ही रही थी कि तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और आकाश वहां से बाहर निकला।
वानी जब आकाश को देखती है तो उसे रात की बात याद आ जाती है, जिससे उसके चेहरे पर डर दिखने लगा था। जब आकाश ने वानी को डरते देखा तो उसे बुरा लगा। आकाश चलकर वानी के पास आया और उसके पास घुटनों के बल बैठकर धीमी आवाज में बोला, जान तुम्हें मुझसे डर लग रहा है। आकाश की बात सुनकर वानी को कल रात की उसकी हैवानियत याद आ गई, जिसे याद करते ही वानी खुद को बिस्तर में सिकोड़ने लगी। जिसे देख आकाश का दिल रोने को कर रहा था। उसे अपनी ड्रिंक के ड्रग्स मिलाने वाले के ऊपर और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी आकाश वानी की तरफ बढ़ते हुए बोला, सॉरी जान, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई। आकाश आगे बोला, मुझे सजा मिलनी चाहिए। इतना बोलकर आकाश वानी के हाथ पकड़कर उसी से खुद को थप्पड़ मरवाने लगता है। जिसे ऐसा करते देख वानी आकाश से अपना हाथ छुड़ा लेती है और आकाश को कसकर गले लगा लेती है। आकाश को पछतावा करते देख वानी ने आकाश को गले लगाए कहा, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप खुद को इसका दोष मत दीजिए। उद्धरण चिन्ह। तभी वानी ने गुस्से भरी आवाज में कहा, जबकि ये सब तो किसी और का किया धरा है। उद्धरण चिन्ह। आकाश वानी की बात सुनकर उससे दूर होता है और कंफ्यूज नजरों से वानी को देखते हुआ कहता है, क्या मतलब तुम्हारा? क्या तुम जानती हो ये किसने किया? उद्धरण चिन्ह। जिस पर वानी ने सीरियस होकर कहा, हाँ, ये सब उस चुड़ैल रूपाली का किया धरा था। वो आपको नशीली दवा पिलाकर नशे में आपका फायदा उठाना चाहती थी। उद्धरण चिन्ह। वानी की बातें सुनकर आकाश का चेहरा कठोर हो गया। आकाश को रूपाली के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी आकाश ने गुस्से में कहा, रूपाली, उसकी इतनी हिम्मत मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इतना बोलकर आकाश खड़े होने की हुआ ही था कि वानी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और बोली, आप उसे कुछ नहीं करेंगे। जिसे सुनकर आकाश हैरान रह गया। वो वानी को सवालिया नजरों से देखने लगा। तभी वानी आगे बोली, क्योंकि वो मेरी दुश्मन है। उसने मेरे सामने मेरे पति पर डोरे डालने की कोशिश की, उसे तो मैं सबक सिखाऊंगी। कहते हुए वानी के चेहरे पर गुस्सा दिख रहा था। आगे की कहानी में क्या होने वाला है? वानी रूपाली के साथ क्या करने वाली है? क्या रूपाली बच पाएगी वानी के गुस्से से?